जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तो मैं बिना यहाँ वहाँ की बातें किए सीधे स्टोरी पे कूदता हूँ। तो ये जो स्टोरी है वो मेरे फ्रेंड केशव की है। इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व मैं भी हूँ, पर थोड़ा ही ज़्यादा नहीं। और ये स्टोरी करीबन 2 साल पुरानी है, जो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है कोलकाता की, जहाँ पर केशव और उसका परिवार हंसी खुशी एकदम मस्त मजे में रहता था। वो बिल्कुल खुशहाल परिवार था, ना ही उनके पास पैसों की कमी थी, ना ही किसी और चीज की। बहुत ही मस्त परिवार था। लेकिन जो केशव था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, अनु नाम की। अनु जो थी केशव से बहुत प्यार करती थी, और केशव जो है वो भी अनु से बहुत प्यार करता था। ठीक है, एक बार केशव के पास अनु का कॉल आता है और अनु रोते हुए बोलती है कि यार तुम जल्दी आ जाओ, मेरे को यहाँ पे बहुत डर लग रहा है यार, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज यार। तो जो केशव है वो उसको बोलता है कि हुआ क्या है वो तो बता। तो अनु बोलती है कि बस तुम जल्दी आ जाओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, मैं मर जाऊंगी, मेरे को जल्दी आ जाओ तुम। तो वो बोलता है ठीक है, एड्रेस बता, मैं अभी आता हूँ। तो अनु उसको सारा एड्रेस वगैरह बताती है और वो जाता है वहाँ पे। केशव जैसे ही वहाँ पे जाता है, अनु उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है कि यार मुझे बचा लो, कुछ हो जाएगा, मेरे को मर जाऊंगी मैं। तो केशव उसको पूछता है कि भाई हुआ क्या, वो तो बता। तो अनु रोते रोते बोलती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहने आया है। वो बहुत ही अजीब टाइप का लड़का है और मेरे से पता नहीं क्यों बातें करना चाहता है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती हूँ। तो उसने क्या किया कि पता नहीं एक दिन कहाँ से उसने मेरे नहाते हुए का वीडियो शूट कर लिया और मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है उस बात से कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो अनु इस बात से बहुत डर जाती है और केशव को ये सारी बातें बताती है। केशव जैसे ही सुनता है गुस्से में आग बबूला हो जाता है। हाँ, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो वो अनु को बोलता है कि मेरे को नहीं पता, अभी के अभी मेरे को उस लड़के के घर लेके जाओ जो तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है। अनु मना करती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो केशव बिल्कुल भी नहीं मानता है और बोलता है कि अभी के अभी वहाँ पे मेरे को लेके चलो। तो अनु फिर दुखी होकर उसको लेकर चलती है और जैसे ही वहाँ पे केशव पहुंचता है तो केशव अनु को बोलता है कि तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। तो वो गेट की बेल बजाता है और जैसे ही वो लड़का बाहर आता है और गेट खुलने के तुरंत बाद उसको यहाँ से पकड़कर सीधा दीवार के अंदर चेप के बहुत मारता है, बहुत उसके मुंह पे मुंह मारता है, खून आने लगता है, पर वो नहीं रुकता है। अनु कैसे जैसे उनको रोकती है और जब वो केशव को रोकती है तो केशव जोर से उस लड़के को धक्का देता है और जाके उसका सिर जो है दीवार के टकरा जाता है और उसका माथा यहाँ से पूरा फाट जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर नाम आ जाएगा। तो उसको जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो ठीक होने के बाद केशव उसको बोलता है कि आज के बाद अगर अनु की तरफ आंख उठा के भी देख लिया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, अब नहीं देखूंगा, मैं माफ़ कर दो मुझे। वो इतना बोल के चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात रहती है कि कैसे भी करके अनु और इस केशव से बदला लेना है, कैसे भी करके। तो वो एक तांत्रिक के पास जाता है तांत्रिक क्रिया सीखने। तो वो तांत्रिक से क्रियाविधि सीखता है और तांत्रिक से क्रियाविधि सीखने में उसको लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने के बाद वो तांत्रिक से पूरी क्रियाविधि सीख जाता है ब्लैक मैजिक की। लेकिन जब वो ट्राई करता है कि मेरे को अगर पूरी ब्लैक मैजिक की क्रियाविधि आ गई है तो मैं सबसे पहले ट्राई किस पे करूँ, तो वो इतना पागल होता है कि वो जिस क्रियाविधि सीखता है जिस तांत्रिक से, उसी को मार देता है ब्लैक मैजिक करके। लेकिन जो तांत्रिक है वो मरते मरते उसे सिर्फ एक बात बोल के जाता है कि जिस दिन तेरा अंत होगा वो बहुत ही बुरा होगा और तेरे देखने लायक नहीं होगा। उसके बाद वो उसको इग्नोर करता है तांत्रिक को और चला जाता है अपने सही मार्ग पर, मतलब केशव और अनु को तंग करने के लिए। अब वो अनु के पड़ोस में ही रहता था, इसलिए उसने आते ही रात को 12 बजे क्रियाविधि करना स्टार्ट किया और अनु को पजेस्ट करने के लिए, पूरी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। पूरी रात के 3 बजे, 12 से लेकर 3 घंटे उसने पूजा की। 12 से 3 बजे अनु उसके घर पे आई खुद चलकर सामने से, और उसके मतलब इतने काबू में हो गई कि वो जैसा कह रहा था वैसा ही करने को वो अनु तैयार हो रही थी। उसने अनु को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जैसा जैसा वो कह रहा था वैसा वैसा ही अनु कर रही थी। उसके लिए पानी का गिलास लाना, खाना बनाना, जो वो बोल रहा था वो कर रही थी। लेकिन वो थोड़ा हावसी भी था, तो उसने अनु को कहा कि अपने जितने भी कपड़े हैं सारे उतार दो, और अनु वैसा ही करती है और थोड़ी देर में वो अनु पूरी न्यूड हो जाती है और वो लड़का उसके साथ इंटरप्ट करके पूरी रात दुष्कर्म करता है उसके साथ। ठीक है, लेकिन अगली सुबह जब वो तनु उठती है तो उसको सारी बातें याद होती है कल की, क्या हुआ था रात को 3 बजे। लेकिन वो सोचती है कि ये एक सपना होगा, क्योंकि वो अपने घर में ही उठती है और वो भी सही सलामत। लेकिन अनु को अचानक से उल्टी आने लगती है और बहुत जोर से पेट भी दर्द करने लगता है। केशव को बुलाती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। तो केशव उसको लेके जाता है और जब डॉक्टर उसे बताता है कि क्या हुआ है आपके साथ, तो वो सुनकर चौंक जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अनु जो थी अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सुनने के बाद अनु बहुत ज़्यादा डर जाती है और केशव को समझाती है कि ये सब मैंने नहीं किया, रात को 3 बजे ये सब हुआ था, मेरे को लगा था ये सपना है लेकिन ये सच में हुआ है। तो केशव जो है वो बोलता है कि मुझे फिर से उसके घर लेके चलो। वो फिर से उसके घर जाते हैं, लेकिन जब वो घर खोलते हैं तो घर के अंदर कोई भी नहीं होता है और वो लड़का वहाँ पे नहीं होता है। तो वो घर की छानबीन करते हैं कि सच में ऐसा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। तो वो छानबीन करते तो उनको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें मिलती।
जैसे तांत्रिक के कपड़े, मोमबत्ती, लाइटें, और जैसे वो कंकाल रखते हैं छोटी छोटी मुंडी तांत्रिक अपने पास, वैसे सब चीजें मिलती हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये इसी ने किया है और इसने पक्का ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। अनु इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है कि क्या पता ये आज इसने किया है, कल भी करे, परसों भी करे, और अगर करता ही जाए तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो केशव थोड़ा दिमाग लगाता है और बोलता है कि नहीं होगा तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। और बहुत ज्यादा देर सोचने के बाद केशव के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो दोस्तों अब अपनी खुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब इस स्टोरी में 5 मिनट के लिए मेरी एंट्री होने वाली है। तो अब वो आगे जो सोचता है, उसके मन में जो आइडिया आता है वो आता है कि अपने दोस्त जितेश को कॉल करे। और जितेश मेरा ही नाम है, मेरे को ही वो कॉल करता है। वो मेरे को कॉल करके बोलता है कि यार तेरी जान पहचान में कोई तांत्रिक या बड़ा पंडित है तो मेरे को बता, मेरे साथ ये हुआ है। वो मेरे को सारी बातें बताता है। तो मेरी जान पहचान में एक पंडित था जो बहुत ही ज्यादा बड़ा पंडित था और बहुत ही ज्यादा सिद्धियां हासिल कर रखी थी उन्हें। लेकिन उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उनके पास मोबाइल नहीं था, तो उनको सीधा जाकर ही मिलना होता था। तो उनका जो मंदिर था वो था ऋषिकेश में, मतलब बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं केशव को बोलता हूँ कि चलो हम दोनों जाकर उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं और ये सारी बातें बताते हैं, तो वो शायद कुछ समाधान दे सके इस चीज़ का। तो केशव इस बात पे एग्री हो जाता है और अनु को अपने साथ लेकर आ जाता है और हम दोनों चल पड़ते हैं रात को उस सफर में। अब हम दोनों ने जो बुक किया था वहाँ जाने के लिए वो थी एक ट्रेन में हमने एक डब्बा बुक किया था, उसमें हमने 4 सीट बुक की थी, एक मेरी, एक उसकी और एक अनु की, ठीक है। और एक मेरा साथ में एक फ्रेंड भी था, उसकी भी की थी, पर कोई कारण के चलते मेरा फ्रेंड नहीं आ पाया, इसलिए 4 सीट बुक तो कर ली। हम गए 3 लोग ही। अब जो हमारी ट्रेन थी उसका मैं टाइम पीरियड बताता हूँ आपको। हमने वो ट्रेन ज्वाइन करी थी 7 बजे। 7 बजे हम उस ट्रेन के अंदर गए थे और वो हमारी जो ट्रेन थी वो हमें रात के 3 बजे ऋषिकेश पहुंचाती उस मंदिर के पास, ठीक है। तो हमारा जो पूरा सफर था वो ओवरऑल 7-8 घंटे का होने वाला था। तो हमने 2-3 घंटे तक साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बातचीत की, बहुत ज़्यादा मस्ती की। रात 10 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात के 10 बजे अचानक से पूरी ट्रेन सुनसान हो गई। हम जिस डब्बे में बैठे थे वो पूरा का पूरा खाली हो गया, मतलब हम सिर्फ 3 ही लोग वहाँ पे बैठे थे, मैं, केशव और अनु। 3 के अलावा और कोई वहाँ पे बैठा ही नहीं था। तो हमने सारी जगह पे देखा तो कोई था ही नहीं। तो हमने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब उतर गए होंगे अपनी अपनी मंजिल पे, तो हम बैठ जाते हैं। तो हमने अपनी सीट पे बैठ गए। पूरी ट्रेन का जो डब्बा था जिसमें हम बैठे थे वो हमारे नाम हो गए, ये मान लो। हमको बहुत खुशी हुई। हम उसमें ये मान लो कि हर जगह घूम रहे थे, फिर रहे थे। डब्बे में कोई भी नहीं था क्योंकि हम 3 ही लोग थे, तो वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तभी सडनली रात के 12 बजे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। अनु को पानी पीने का बहुत ज्यादा मन होता है, तो केशव मेरे को बोलता है कि तुम अनु के साथ रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वो स्टेशन से जैसे ही बाहर पानी लेने जाता है और पानी लेके अंदर आता है, तो उसके साथ एक बंदा और आता है जो कि एक बूढ़ा अंकल था, करीब 60-70 साल का। तो वो जो है वो अनु के बगल वाली सीट में आकर बैठ जाता है। तो हम उनसे बात करते हैं कि पूरी ट्रेन में कोई भी नहीं है, हम 4 ही लोग हैं। तो हम ऐसे ही उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये हम भी ऋषिकेश ही जा रहे हैं। फिर बहुत सारी बातें भी करते हैं उनके साथ, लेकिन अब कुछ हुआ नहीं था। रात के 2:30 बज चुके थे, आधे घंटे में ऋषिकेश आने वाला था। तो अनु की और मेरी और जो केशव था, हम तीनों की आंख लग गई, थोड़ी सी नींद आने लगी। तो हम वहीं पे सो गए। तभी रात के 3:35 पर मेरी थोड़ी सी आंख खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि वो जो बूढ़ा अंकल था वो वहां से गायब है और अनु भी वहां से गायब है। मैं केशव को जगाता हूँ और बोलता हूँ अनु और वो अंकल कहाँ पे गए। तो वो बोलता है मेरे को तो नहीं पता कहाँ पे गए। हम पूरे डब्बे में उनको छान मारते हैं, उधर उधर देखते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। अब आपको जो पता होगा, रिजर्वेशन जो ट्रेन होती है उसमें 3 सीट होती है, एक तो नीचे, एक मिडिल में और एक ऊपर। ऊपर जो होती है वो सोने के लिए, बीच में सोने के लिए और नीचे भी सोने के लिए होती है। लेकिन जब सुबह होती है तो सब बैठे रहते हैं बीच में। पर वो रात थी तो रात में सारी सीटें खुली हुई थी, पर हमें कोई नहीं दिखा। पर जब हमने एक सीट से दूसरी सीट के ऊपर देखा तो वहाँ पे अनु और वो अंकल दोनों के दोनों वहीं पे थे, एक ही सीट पर। और वो जो कर रहे थे वो आप भी सोच सकते हो क्या कर रहे थे। केशव का ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो अंकल को यहाँ से पकड़ता है सीधा और सीधा नीचे गिरता है, उनको बहुत मारने लगता है। और मैं अनु को समझाता हूँ कि ये तू क्या कर रही है। अनु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। केशव अंकल को बहुत मार रहा होता है और उनसे बोल रहा था ऐसा क्यों किया मेरी अनु के साथ, ऐसा वैसा। तो अंकल जो है केशव से अपने आप को छुड़ाकर अनु को बोलते हैं कि केशव को और जितेश को दोनों को मारो। और अनु सेम वैसा ही करती है। अनु के पास पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो मेरे को यहाँ से पकड़ती है। पहले मैं उसके पास था तो मेरे को यहाँ से पकड़ कर जोर से धक्का देती है। मैं ट्रेन की छत से लगकर सीधा नीचे गिरता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी चोट भी लगती है। तो मैं वहीं पे थोड़ा सा बेहोश सा होने लगता हूँ। पर मैंने कैसे जैसे अपने आप को संभाला। लेकिन जो केशव था उसको अनु यहाँ से पकड़कर, कॉलर से पकड़कर उसको ट्रेन के अंदर ही बहुत ज़्यादा मारती है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना मारती है। और उसके यहाँ से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, यहाँ से हर जगह से खून आने लगता है। तो मैं कैसे जैसे हिम्मत करके उठता हूँ और अनु को पकड़ के बोलता हूँ कि क्या हो गया तेरे को, केशव को मार रही है, मेरे को मार रही है, हमारी फ्रेंड है, तू क्या कर रही है। तो अनु ऐसे बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है।
अनु जैसे ही बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है तो मैं केशव को पकड़ता हूँ, संभालता हूँ और बोलता हूँ कि केशव यार देख कि क्या कर रही है, पता नहीं कुछ भी हो रहा है। तो केशव बोलता है कि वो अंकल कहाँ पे गया। तो मैं चारों तरफ देखता हूँ तो अंकल कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। तो केशव को और मेरे को सारी बातें समझ आ जाती है, ये जो वो अंकल है वो कोई और नहीं, उस अनु का पड़ोसी ही था जो कि भेष बदल कर वहाँ पे आया था। तो मैं और केशव सोचते हैं कि अब वो बेहोश हो गई है अनु, इसलिए शायद वो चला गया है इसलिए। तो हम अनु के ऊपर पानी गिरते हैं और पानी गिर के उसको जगाने की कोशिश करते, पर वो उठ नहीं रही होती है। तो हम दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि अब कैसे क्या करें, इसको कैसे जगाएं। तो अचानक से हम बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से कहीं से मंत्रों की बहुत आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है, चैंटिंग कर रहा है। और हम दोनों जब उठकर देखते हैं तो उसी सीट पर, जिस सीट पर पहले अनु और वो अंकल थे, उसी सीट पर वो लड़का बैठा है जो अनु का पड़ोसी था और बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है। जैसे ही केशव उसको देखता है, आग बबूला होकर उसको पकड़ने जाता है, मतलब इतना केशव का हाथ उससे दूर था, सिर्फ इतने में ही अनु आती है और उस हाथ को पकड़कर उसको जोर से पीछे फेंक देती है। मैं ये चीज़ अपनी आंखों से देखता हूँ और बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, पर क्या करूँ, केशव मेरा फ्रेंड था, अनु भी मेरी फ्रेंड थी। तो कैसे जैसे मैं अनु को बोलता हूँ कि ये तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, इसके बातों में मत आ, हम तेरे फ्रेंड हैं, हमको क्यों मार रही है। लेकिन अनु जो है वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही होती है, वो सिर्फ केशव को देख रही होती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो मैं उसको कैसे जैसे रोकता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ, लेकिन वो रुकी नहीं रही होती है। केशव को फिर से यहाँ से पकड़ती है और जोर से भिड़ाती है ट्रेन के, उसका सिर जो है वो यहाँ से पूरा उस ट्रेन के भिड़ जाता है और बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, चीखता है, चिल्लाता है। पर मैं भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता था। अनु को पकड़ता हूँ, जोर से कस के पकड़ लेता हूँ, रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर वो रुकती नहीं है और मेरे को भी पकड़ कर यहाँ से सीधा वहाँ फेंक देती है, ट्रेन के उस साइड। तो मैं कैसे जैसे हिम्मत करके वापस उठता हूँ तो मैं जो देखता हूँ, अनु जो है वो केशव को गले से दबा रही है और केशव की जो बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मेरे को लगता है कि केशव को ये मार देगी आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं सोचता हूँ कि ये कर क्यों रही है ऐसा। वो कर तो इसलिए रही क्योंकि वो मंत्र बोल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि इसको ना रोकने के बजाय उसके मंत्रों को रोकता हूँ तो शायद ये रुकेगी। तो मैं कैसे जैसे दिमाग लगाता हूँ और ऋषिकेश जो होता है वो सिर्फ अब 2 मिनट की दूरी पर होता है। तो मैं जाता हूँ और तो उसके मंत्रों को जो वो पढ़ रहा था उसके यहाँ से उसको जोर से पकड़ के नीचे गिरता हूँ तो वो सीधा नीचे पड़ता है और अनु जो है वो तुरंत बेहोश होकर वहीं पे पड़ जाती है। और उसको जो है उसको बहुत ज़्यादा मारता हूँ, बहुत ज़्यादा मारता हूँ उसको, इतना मतलब मारता हूँ कि यहाँ से उसके नाक से खून निकल जाता है, यहाँ से खून निकल जाता है। इतना मारने के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ, फिर भी वो हंसता रहता है और बोलता है कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का कुछ नहीं होने वाला है, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो वो तुम्हें खाई जाएगी। तो मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन केशव को कैसे जैसे उठाता हूँ और बोलता हूँ कि अब भाई इसको मारना पड़ेगा, अगर ये नहीं मरा अनु मर जाएगी। तो केशव और मैं मिलकर उसको बहुत मारते हैं, मतलब वो मरने वाला होता है। लेकिन तभी ऋषिकेश आ जाता है और ऋषिकेश आने के बाद पता नहीं क्यों उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने हम दोनों को बहुत ज़ोर से लात से मार के पीछे गिर दिया और हम दोनों को मार रहा है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, हम दोनों को वो बहुत ज़ोरों से मार रहा है, इतना कि यहाँ से मेरे खून आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, हर जगह से मतलब खून ही खून आ रहा है केशव के भी। लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है मारते मारते। हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है उस चीज़ का। ये सब ऋषिकेश आने के बाद हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऋषिकेश आ गया है, महाराज का मंदिर भी यहीं पे है और वो भी सिर्फ यहाँ से ये मान ली सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं कैसे जैसे उससे बचता हूँ और वो केशव को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है। तो मैं केशव को बोलता हूँ कैसे भी करके इसको हैंडल कर, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो मेरे को नहीं रोकता है, लेकिन केशव को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है उस समय पे। तो मैं भागता हूँ 1 किलोमीटर पहुँचने के लिए मैं एक रिक्शा बुक करता हूँ और बहुत जल्दी जाकर वहाँ पहुँच जाता हूँ, सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर। और ऑब्वियसली रात के 3 बज रहे थे, तो वो मंदिर जो था वो बंद था। पर मेरी जो किस्मत थे और अनु और केशव के जो किस्मत थे वो बहुत अच्छे थे कि वो पंडित जी मेरे को बाहर ही मिल गए। इस समय पे रात के 3 बजे वो पूजा करने जाते थे मंदिर के अंदर। वो आ ही रहे थे कि मैं उनको बोलता हूँ कि ये सब हो गया, चलो आप जल्दी चलो वरना वो वहाँ पे वो मर जाएंगे मेरे दोस्त और मेरी फ्रेंड। तो वो चलते हैं मेरे साथ और 6 से 7 मिनट लगते हैं हमको वहाँ पे पहुँचने में। हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो केशव था वो पुल के ऊपर पड़ा हुआ था और ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, लेकिन अनु के साथ वो लड़का फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पंडित जी को जैसे मैं वहाँ पे लेकर पहुँचता हूँ तो पंडित जी सारी चीज़ें देखते हुए पंडित जी मेरे को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं से तेल और माचिस लेकर आओ जल्दी से जल्दी। तो मैं कैसे जैसे भागता हूँ, दौड़ता हूँ और 1-2 मिनट के अंदर मेरे को तेल माचिस दोनों चीज़ मिल जाती है, मैं लेकर आता हूँ। वो जो पंडित जी होते हैं वो उस लड़के को जो अनु का पड़ोसी था उसको पकड़ कर दूर करते हैं और वो दूर करके उसके चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं तेल से और वहाँ पे आग लगा लेते हैं। उसके बाद वो जो बंदा है वो बाहर ही नहीं आ रहा था उसके अंदर से घेरे से, मतलब ऐसा कुछ किया उन्होंने कि वो घेरे से बाहर ही ना आ सके। तो मैं अनु को केशव को कैसे जैसे संभालता हूँ, अनु भी उठ जाती है और केशव भी मतलब बहुत मरी हुई हालत में उठता है और बोलता है कि मेरी अनु कहाँ है। तो मैं बताता हूँ कि अनु ये रही। अनु भी उसको केशव को संभालती है
तब तक पंडित जी बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे होते हैं। पंडित जी जो है वो बोलते हैं कि 4 बजने में अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में इस बंदे को मारना होगा, अगर ये नहीं मरा तो अनु एक दिन जरूर मर जाएगी। तो केशव कैसे जैसे हिम्मत करता है और बोलता है कि कैसे क्या करे। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये अनु के पीछे इतनी बुरा है तो अनु इसे खत्म कर सकती है। तो केशव पूछता है कैसे। तो पंडित जी बोलते हैं कि अनु को जो है न्यूड बिना कोई कपड़ों के इसके पास जाना है और इसको इंटरप्ट करना है अपनी तरफ। जैसे ही वो इसकी तरफ आए इसको एक चाकू से या छुरी से कुछ भी करके इसको मार देना है और ये 4 बजे से पहले करना है। और हालांकि 4 बजने में हम सिर्फ 3 से 4 ही मिनट बचे थे। तो कैसे जैसे मैं उसको छुरी ला कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अनु अब तुमको ये काम करना है। तो अनु भी तैयार हो जाती है। केशव और मैं पीछे चले जाते हैं ताकि हम अनु को देख ना सके। ओबियसली वो न्यूड थी तो ना देखे उसको, तो वही बेहतर है ना। और पंडित जी भी हमारे साथ आ जाते हैं और वहीं से हम उस लड़के को देख रहे होते हैं जो अनु के पास धीरे धीरे जा रहा होता है। जैसे ही धीरे धीरे अनु के पास आता है तो वो अनु के पास जाकर जोर से उसको ऐसे गले लगा लेता है। जैसे ही वो गले लगाता है तो अनु जो होती है वो बिना कोई समय गवाए जोर से उसके गले पे यहाँ पे छुरी मारती है और वो चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जो अनु है उस छुरी को ऐसे ऐसे करके निकाल कर वापस यहाँ पे पेट में डाल देती है। तो वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। और इस स्टोरी का जो एंड है वो भी यहीं पे हो जाता है। कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। देखो आप पसीने आ रखे हैं सारी जगह पे, क्योंकि इस रूम में जो है वो पंखा भी नहीं है और पंखा चलाऊंगा तो ऑडियो सही से नहीं आएगी। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है, हॉरर स्टोरीज, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी नई स्टोरी आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको भी कोई स्टोरी मेरे को बतानी है तो मेरा जीमेल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मेरे को बता सकते हो। तो मैं जो आपकी स्टोरी है वो अपने वे में सुना सकता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।